हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपके अपने इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 15, द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया। और इस चैप्टर का आज मैं कवर करने वाली हूँ एक्सरसाइजेज, जो आपकी बुक के लास्ट में पीछे जो टेक्सचुअल बुक की एक्सरसाइजेज हैं वो पूरी आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइजेज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने एक सेंटेंस दिया रहेगा और उस सेंटेंस के आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सेंटेंस पढ़ के जो सही ऑप्शन है उस पर आपको लगाना है एक टिक मार्क। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। हु अमंग द फॉलोइंग यानी इन चारों नामों में से कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स वुमन, कौन सी ऐसी महिला खिलाड़ी है जिसको क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड का खिताब मिला गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए मिथाली राज, बी पीवी सिंधु, सी पीटी उषा या डी साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर ए मिथाली राज। मिथाली राज नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये हमारी इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। ओके, तो ये क्रिकेट फील्ड की है, ये ट्रैक एंड फील्ड क्रिकेट का जो क्षेत्र है उसकी है। ट्रैक यानी कि जो रेस में दौड़ता है, दौड़ लगाता है, उससे रिलेटेड ये है। पीवी सिंधु का नाम उन्होंने अपना सक्सेस जो है बैडमिंटन की फील्ड में किया हुआ है, तो ये भी नहीं है। फिर आती है पीटी उषा, तो यस पीटी उषा ही है जिन्होंने अपना नाम क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड में किया, इनको खिताब, यहाँ तक कि इनको ये भी खिताब मिल चुका है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड तो इनको खिताब मिला ही मिला है, इसके साथ इनको मिला हुआ है कि ये शताब्दी की सबसे महान महिला खिलाड़ी हैं, यह भी इनको खिताब मिल चुका है। साइना नेहवाल नहीं, क्योंकि अगेन साइना नेहवाल ने टॉप रैंकिंग किस में आई है? बैडमिंटन के फील्ड में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, एमसी मैरी कॉम इज ऑल्सो नोन एज। जो एमसी मैरी कॉम है यानी कि जो बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग की फील्ड में जिन्होंने अपना नाम किया हुआ है, उनको और किस नाम से जाना जाता है हमारे इंडिया में? ऑप्शंस है, ए मिलियन रुपी बेबी, बी $1 चाइल्ड, सी 500 रुपी नोट या डी करोड़पति ऑफ इंडिया। तो ये सारे तो कुछ भी दिए हुए हैं, ये नहीं है। अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा है, मेरे साथ पढ़ाई करी है आपने, तो आप 1 सेकेंड में बता देंगे कि ऑप्शन नंबर ए मिलियन रुपी बेबी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ टेंजिंग नॉर्गे अवार्ड। ये जो टेंजिंग नॉर्गे अवार्ड है, इस अवार्ड का रेसिपिएंट कौन है, यानी ये अवार्ड किसने रिसीव किया, किसको मिला, किसको प्राप्त हुआ ये नाम का अवार्ड? ऑप्शंस है, ए गीता फोगाट। गीता फोगाट नहीं, क्योंकि गीता फोगाट तो कुश्ती लड़ती है, यानी कि वो पहलवान है, रेसलर है, तो उनको ये अवार्ड नहीं मिला है। ओके, बी साइना नेहवाल। अगेन साइना नेहवाल को अलग टाइप के अवार्ड्स मिले बैडमिंटन की फील्ड में, तो ये भी नहीं। सी अरुणिमा सिन्हा, तो यस अरुणिमा सिन्हा ही थी जिनको टेंजिंग नॉर्गे अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड है ये एट पार है अर्जुन अवार्ड की, मतलब जो अर्जुन अवार्ड की जो मान्यता है, जो वैल्यू है, एग्जैक्टली टेंजिंग नॉर्गे अवार्ड भी वही है। और अरुणिमा सिन्हा को इसलिए मिला था क्योंकि ये विकलांग थी, एम्प्यूटी थी, इनकी एक टांग नहीं थी, एक एक्सीडेंट की वजह से इन्होंने अपनी टांग खो दी थी। उसके बाद भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट, पहाड़ जो एवरेस्ट है वो पूरा इन्होंने क्लाइम करके अपने देश का नाम किया, इसलिए इनको टेंजिंग नॉर्गे अवार्ड मिला। अगेन साइना नेहवाल यहाँ पर दिया हुआ है, तो सानिया मिर्जा मैंने यहाँ पे बताया था कि बैडमिंटन के लिए, बट बैडमिंटन नहीं, वो लॉन टेनिस के लिए है, और साइना नेहवाल बैडमिंटन के लिए है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन विमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाओं की क्रिकेट टीम है, उसमें कौन सी हमारी हिंदुस्तानी महिला ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किया, यानी सबसे ज़्यादा रन उस हमारी हिंदुस्तानी महिला ने बनाए? ऑप्शन देखते हैं, ए पीटी उषा, बी पीवी सिंधु, सी मिथाली राज या डी एमसी मैरी कॉम। तो अगेन एमसी मैरी कॉम हो नहीं सकता, क्योंकि रन आप क्रिकेट में बनाते हो, और एमसी मैरी कॉम बॉक्सर थी। पीवी सिंधु अगेन नहीं हो सकता, ये बैडमिंटन में थी, और पीटी उषा एक एथलीट थी, तो ये भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स मिथाली राज इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यही हमारी इंडियन विमेन क्रिकेट टीम टेस्ट मैचेस और ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल टीम्स की कैप्टन भी हैं, और इनको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वर्ड पावर के अंदर देखते हैं, मैच द एक्सप्रेशंस विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, यानी कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे उनके मीनिंग्स यानी कि अर्थ दिए हुए हैं। आपको सही एक्सप्रेशन का के साथ उनके सही मीनिंग को, अर्थ को क्या करना है?
मैच करना है। ओके देख लेते हैं, पहले रीड करते हैं। ब्लैक शीप, डार्क हॉर्स, एप्पल ऑफ वंस आई, बेड ऑफ रोजेस। और मीनिंग्स में देखते हैं फेवरेट पर्सन यानी पसंदीदा इंसान, एंड ईजी सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जो बहुत आसान है। डिसग्रेस टू द फैमिली यानी परिवार के लिए डिसग्रेस, परिवार के लिए बहुत अपमानजनक बात है, बहुत शर्म की बात है जैसे। डी समवन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, एक ऐसा व्यक्ति जो अनएक्सपेक्टेडली जीत जाता है, यानी उम्मीद नहीं थी उससे कि ये जीतेगा लेकिन ये जीत गया भाई। ओके तो अब देख लेते हैं ब्लैक शीप। तो यस ब्लैक शीप का ही मतलब होता है समवन हु विंस, सॉरी ब्लैक शीप का मतलब होता है डिसग्रेस टू द फैमिली। ब्लैक शीप उस इंसान के लिए बोला जाता है कि जो इंसान ऐसा काम कर देता है जो पूरे परिवार के लिए शर्मनाक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए का जो आंसर है वो है सी, 1 का आंसर है सी। ओके डार्क हाउस एक ऐसा घोड़ा जो रेस में उम्मीद भी नहीं है लेकिन जीत गया। तो डार्क हाउस मीन समवन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, तो 2 का आंसर है डी। एप्पल ऑफ वंस आई जिसको हिंदी में हम कहते हैं आंखों का तारा। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है तुम मेरे आंखों के तारे हो, यानी तुम मेरे फेवरेट पर्सन हो, तुम मुझे मेरे सबसे पसंदीदा इंसान हो। डी बेड ऑफ रोजेज एक ऐसा बिस्तर जो गुलाब के फूलों से भरा हुआ है, इसका मतलब ये होता है एन ईजी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जो आपके लिए बहुत ईजी है। ओके तो 4 का आंसर है नंबर बी। तो आंसर्स देख लेते हैं, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए एंड 4 का बी। ओके नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग एब्रीविएशंस एंड राइट देयर फुल फॉर्म्स। अब एब्रीविएशंस ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म्स। ओके कोई भी वर्ड जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से लिख लेते हो, तो ये बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यानी एब्रीविएशंस हैं जो आपके चैप्टर में भी दिए हुए हैं। आपको इनको पढ़ना है और लिखना क्या है, इनके फुल फॉर्म्स, यानी कि इनका फुल में क्या मतलब है। IOA का फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संगठन। फिर आता है BWF, तो BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो बैडमिंटन की विश्व फेडरेशन है, जो विश्व का एसोसिएशन है उसकी बात हो रही है। ODI का मतलब होता है वन डे इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल लेवल पर एक दिन का जो गेम होता है, 1 टेस्ट मैच, उसकी बात हो रही है। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप वगैरह गेम्स खेलते हैं ना, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जो होता है उसको हम ICC कहते हैं। WTA यानी कि विमेंस टेनिस एसोसिएशन, महिलाओं की जो टेनिस संगठन होता है, टेनिस खेल का संगठन है, वो है WTA। तो ये सारे क्या है, ये एब्रीविएशंस हैं यानी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, और इनके ये सारे फुल फॉर्म्स हैं। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे यानी याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर रीड एंड अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया है, आपको उसको पढ़कर समझना है। पहले पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगी, और फिर इसके आधार पर, इसके बेसिस पर आपको एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी रहेगी। लेट्स रीड। वी यूज गोइंग टू व्हेन वी हैव द इंटेंशन टू डू समथिंग बिफोर वी स्पीक। अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, ये जो वर्ड है ना गोइंग टू, ये वर्ड गोइंग टू कहाँ कहाँ यूज होता है उसके यूजेस बताए जा रहे हैं। तो पहला यूज देखते हैं, जब हमारा कोई इंटेंशन होता है, कोई इरादा होता है कि हम ये करेंगे बिफोर वी स्पीक, यानी बोलने से पहले ही हमारा इरादा है कि आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं तो ऐसा करूँगी, तब हम गोइंग टू लगाते हैं। अब गोइंग टू का मतलब आप कहीं जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे जाने से मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला, मैंने सोचा, बोला भी नहीं, मैंने सिर्फ सोचा, क्योंकि बिफोर वी स्पीक, बोलने से पहले मैंने सोचा टुडे आई एम गोइंग टू फिनिश ऑल द चेरीज़, यानी आज जितनी भी चेरीज़ है ना मैं खा जाऊंगी। तो मैं कोई जाके नहीं खाऊंगी, यानी मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि आई एम गोइंग टू ईट ऑल द चेरीज़, यानी कि मैं पूरी चेरीज़ खा जाऊंगी, यानी मेरा इरादा है सारी चेरीज़ खाने का, बोला नहीं है, बोलने से पहले ही मैंने सोचा है। तो यहाँ पर गोइंग टू यूज़ होता है। दूसरी जगह कहाँ गोइंग टू यूज़ होता है, वी यूज़ गोइंग टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। जब हम फ्यूचर यानी भविष्य में होने वाली किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन लगाते हैं, यानी कि अनुमान लगाते हैं, कोई भविष्यवाणी करते हैं कि हाँ टुडे इट विल गोइंग टू रेन, टुडे इट विल गोइंग टू रेन, यानी आज बारिश होगी। तो जाके कोई बारिश नहीं हो रही, टुडे इट विल गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू रेन टुडे। तो यानी कि आपने प्रेडिक्शन लगाया, एक अनुमान लगाया भविष्य में कि हो सकता है कि आज शाम को बारिश हो जाए। तो यहाँ पर जब आपका कोई चीज़ इंटेंशन, कोई इरादा होता है करने का, बोलने से पहले आप करते हो तब गोइंग टू लगाते हो, और जब आप फ्यूचर के लिए कोई प्रेडिक्शन यानी कोई अनुमान लगाते हो तब आप गोइंग टू यूज़ करते हो। यहाँ ये 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं। ओके ओके अब हमको यहाँ पे एक्सरसाइज देखनी है।
Now put the verbs given in the brackets into the correct form and use going to. One is done for you. Okay, अब आपके सामने यहाँ पे sentences given है, आपको वहाँ पर सही जगह पर going to fill करना है. Okay, ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनसे हेल्प लेनी है. और फर्स्ट एक एग्जाम्पल आपके लिए किया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इट ब्रैकेट में रेन और डैश, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर गिवन है पहले के लिए कि इट इज़ गोइंग टू रेन. यानी आप सिर्फ इट गोइंग टू रेन ऐसा नहीं लगाओगे, पूरा आपको आंसर चेंज करना है कि हो सकता है कि आज बारिश हो, तो इट इज़ गोइंग टू रेन, तो आपने गोइंग टू लगाया यहाँ पे और वर्ब लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया इज़. ओके, क्योंकि इट के साथ इज आता है और जो ब्रैकेट का वर्ड है, जो वर्ब है बारिश होगी, वो आपने यहाँ पर लास्ट में यूज़ किया. नेक्स्ट, दे ब्रैकेट में ईट डैश एप्पल्स, की वो लोग ईट यानी खाएंगे एप्पल्स, तो दे बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो जब बहुवचन होता है तो क्या लगता है, कौन सा वर्ब लगता है, आर लगता है. तो दे आर गोइंग टू ईट एप्पल्स, तो आपने सबसे पहले वर्ब लगाया आर, फिर आया गोइंग टू और उसके बाद ईट जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे वो मेन वर्ब. ओके, तो दे आर गोइंग टू ईट एप्पल. वी हेल्प डैश यू, वी यानी हम सब, अगेन बहुवचन है, प्लूरल है तो आर लगेगा, तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू. ओके, नेक्स्ट, आई ब्रैकेट में वेयर डैश ब्लू शूज टुनाइट, कि मैं पहनूंगा ब्लू कलर के जूते आज रात में. तो आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम. अब आप बोलोगे कि आई तो एक वचन है तो उसके साथ इज लगना चाहिए, लेकिन ये रूल है कि आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम. ओके, तो आई एम गोइंग टू वेयर ब्लू शूज टुनाइट. ओके, नेक्स्ट, इट इज 8:30 PM, यू मिस डैश योर ट्रेन, अरे शाम के 8:30 बज गए, तुम शायद अपनी ट्रेन मिस कर दो, यानी तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी. तो इट इज 8:30 PM, यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन, यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन. तो तुम, अब अगेन यू एक सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर आर आया तो यू के साथ भी आर आता है, सेकंड पर्सन के साथ भी आर आएगा, तो गोइंग टू मिस योर ट्रेन. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, इसको भी रीड एंड अंडरस्टैंड, इस भी कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ के समझना है. preposition through implies entering the middle of something and then going out the other side. ओके, preposition को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व सर्ग. पूर्व सर्ग, तो ये जो वर्ड है थ्रू, ये एक preposition है. थ्रू क्या है, एक preposition. तो थ्रू का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई पाइप है, आप कोई पाइप का एग्जाम्पल दो. ओके, ये पाइप का एंटर होने का पॉइंट है और ये पाइप से एग्जिट यानी बाहर निकलने का पॉइंट है. अगर मैंने बोला द वाटर वेंट थ्रू द पाइप, यानी जो पानी था ये यहाँ से एंटर किया, इसको पूरा पास किया और फिर यहाँ से बाहर निकल गया. तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ में एंटर करती है, उसको पूरा पास करती है और फिर एक दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है, तो हम कौन सा प्रेपोजिशन, कौन सा पूर्व सर्ग यूज़ करते हैं, थ्रू. ठीक है, तो ये हो गया थ्रू कहाँ यूज़ होता है, ये हमें पता चल गया. अब एक और प्रेपोजिशन, एक और पूर्व सर्ग की बात हो रही है और उस वर्ड का नाम है अक्रॉस. अक्रॉस कहाँ इम्प्लाई होता है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ अ प्लेस और एरिया. कोई प्लेस है, कोई एरिया है, उसके एक तरफ से दूसरे तरफ, यानी इस तरफ से उस तरफ आपने क्रॉस किया, तब हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, अक्रॉस. किसी चीज़ में पास हुए, किसी चीज़ में अंदर जाके घुस के पास होके निकले तो थ्रू, और एक कोने से दूसरे कोने को क्रॉस किया तो अक्रॉस. ओके, एग्जाम्पल दिया है, ही लुक्ड थ्रू द विंडो, उस लड़के ने खिड़की के उस पार देखा, यानी खुद यहाँ खड़ा होगा, बीच में खिड़की होगी और उस तरफ कोई नज़ारा होगा, तो उसकी नज़रें कहाँ गई, उसकी नज़रों ने क्रॉस किया खिड़की को और फिर नज़ारे तक पहुँची, तो थ्रू आया, यानी खिड़की के थ्रू उसकी नज़र गई. ओके, एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करके डायरेक्ट नहीं गया, बीच में क्या आ गई, खिड़की, खिड़की को क्रॉस, खिड़की के थ्रू यानी पार करना पड़ा. दूसरा एग्जाम्पल है, द बॉय जम्प्ड अक्रॉस द स्ट्रीम. स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर, नदी. ओके, तो लड़के ने वो रिवर को जंप किया, यानी वो रिवर को कूद के गया. अक्रॉस यानी इस कोने से उस कोने पर नदी को कूद के वहाँ पहुँचा. तो बीच में कोई चीज़ आई क्या जिसको उसको पार करना पड़ा, नहीं, सिर्फ नदी थी. यानी जब एक कोने से दूसरे कोने की बात हो रही है तो हम अक्रॉस यूज़ करते हैं. ओके, अब देखते हैं इसके बेसिस पर एक्सरसाइजेस. यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, आपको सेंटेंस पढ़ना है और सही जगह पे या तो थ्रू फिल करना है या तो अक्रॉस फिल करना है. ये सेंटेंस पढ़ के आपको समझना पड़ेगा. फर्स्ट वाला देखते हैं, वी स्वैम डैश द रिवर. जो रिवर थी, हम लोग, वी मतलब हम लोग,
और स्वैम क्या है, ये पास्ट टेंस है स्विम का, यानी कि भूतकाल है स्विम का। ओके, तो हम लोग स्विमिंग करके यानी तैर के नदी के उधर गए, तो वी स्वैम डैश द रिवर यानी अक्रॉस द रिवर, नदी को आपने अक्रॉस किया यानी पार किया, बीच में कोई चीज़ नहीं आई। नेक्स्ट, वी वॉकड डैश द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, हम लोग वॉक करके यानी पैदल चल के गए फॉरेस्ट को, यानी कि थ्रू द फॉरेस्ट, पूरे जंगल को थ्रू, यानी पूरे जंगल में बीच में जितने पेड़ होंगे जो भी चीज़ होंगी सबको थ्रू करते हुए यानी सबको पार करते हुए आप जंगल पहुँचे, तो थ्रू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट, द ट्रेन वॉज पासिंग डैश द टनल, जो टनल आती है जब भी आप ट्रेन में गए काला काला एकदम 2-4 सेकंड के लिए आ जाता है बिल्कुल रास्ता, वो टनल होती है। तो जो ट्रेन है वो किसके थ्रू निकली, टनल आपने अगर देखी होगी तो इस तरीके से टनल होती है, मेरी डायग्राम्स बिल्कुल मत जाइएगा, इस तरीके की कुछ टनल होती है यानी, और ये पूरा रास्ता होता है, ये पटरी होती है ट्रेन की। ओके, तो ट्रेन यहाँ से आ रही है, टनल में घुसी और उस तरफ से निकल गई, तो एक चीज़ में एंटर हुई और दूसरी क्रॉस करके दूसरे साइड से निकली, तो क्या आएगा, थ्रू द टनल, की ट्रेन टनल को थ्रू करके पास होके निकली। नेक्स्ट, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, तो देयर इज अ रिवर अक्रॉस द देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी नीचे नदी है और पूरी इस तरीके से एक ब्रिज है, तो अक्रॉस, एक कोने से दूसरे कोने तक, बीच में कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, दे वॉक्ड डैश टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी रोड, सड़क, रास्ता, तो वो जितने भी लोग थे वो वॉक करके सड़क के उस पार गए, यानी एक कोने से दूसरे कोने पर गए, बीच में कोई चीज़ नहीं थी, दैट मीन्स अक्रॉस। एंड लास्ट है, ही हिट द नेल डैश द वुड, जो वुड था, जो लकड़ी थी, उसने नेल को यानी कील को उसमें हिट किया, तो कील, मान लो अगर ये वुड का पीस है और अगर मैंने हथौड़े से मारा तो कील लकड़ी के ऊपर से निकली, पूरी लकड़ी को उसने क्रॉस किया होगा और दूसरे साइड से लकड़ी जो कील है वो बाहर निकली होगी, तो थ्रू यानी एक कोने से निकली कील, ऊपर से दूसरे कोने से बाहर निकली लकड़ी को क्रॉस करते हुए, तो आएगा थ्रू, ही हिट द नेल थ्रू द वुड। ओके, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारी बुक की एक्सरसाइजेज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।